तो बाबा का जो झूठ है ना, ये वहीं गोरखपुर में ही जाकर के बजेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, तो संविधान खतरे में नहीं होगा। सब तू मैं संविधान खतरे में, यूपी में बहुत घातक, संसद आवारा हो जाएगा। पंडितों को, ब्राह्मणों को आप अछूत कर रहे हैं। ये गड्ढे भाटने काम करते वो भी नहीं कर पाए। सरकारी हॉस्पिटल में कुत्ता और चूहा दिखाई दे रहा, इनसे बड़ा गुंडा कौन है। मौजूद हैं आज हम लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में। हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर 368 विधानसभा क्षेत्र के रणजीत यादव, जो समाजवादी पार्टी से शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी समाजवादी विचारधारा क्या है और अपने प्रदेश को और अपने क्षेत्र की जनता को अपने तरफ से क्या संदेश देते हैं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं रणजीत यादव जी से। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आपसे कुछ चर्चा करनी थी जी। आपको, देखिए कहीं बात हो जाए। जी जी। आपकी पार्टी हमेशा एक मुद्दा लेकर चलती है कि संविधान खतरे में है, और इसी को लेकर के आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ लिया। जी। हाँ, तो इस पे क्या है, ये क्या सच्चाई है इसमें कि संविधान खतरे में है? कहाँ से लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के, हम लोग ऐसे सच्चे सिपाही हैं जो बात करेंगे वो तथ्यात्मक बात करेंगे, तथ्यपरक चीजें रखेंगे। और ये लोग जो बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग तथ्यहीन, गलत, झूठ, फरेब, बेईमानी, जितना इनको कह लिया जाए मतलब वो कम है। ये लोग जो संविधान की बात हम लोग जनता को या जनता के बीच 2024 में लेकर गए थे ना, उसकी सच्चाई हम लोग 2022 में ही झांक लिए थे। अच्छा, जब ये बुलडोजर की सरकार 2017 में आई, इसने ताबड़तोड़ अवैध चीज़ों पर, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो हमको ये इजाज़त देता है कि भारत में 3 व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। सबका अपना अपना कार्य है, जिसका जो कार्य वो कार्य करे। अगर कार्यपालिका का काम न्याय देना हो जाएगा तो संविधान खतरे में नहीं आएगा। संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, और उसको ध्वस्त करने में 2017 के बाद क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है, मनमानी। न्याय देना, न्याय देने का काम बाबा जी का थोड़ी है, न्याय देने का काम न्यायपालिका का है। अब जब आप किसी भी चीज़ पर आप चोट मारेंगे जो भारतीय न्याय प्रणाली के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो वो संविधान खतरे में नहीं होगा। संविधान से ही तो पूरी व्यवस्था चलती है। आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं प्रदेश में, 2017 से 2026 चल रहा है, इन सारे नियमों में आप देखिए कोई भी नियम का पालन किया जा रहा है? किसी भी XYZ कुछ भी कार्य, चाहे वो थानों की बात हो, तहसील की बात हो, जिला कलेक्ट्रेट की बात हो, हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, विधानसभा विधान परिषद की बात हो, तू मैं ऐसे ऐसे गाली गलौज, संवैधानिक पद पर बैठ करके हमारे जो राजनेता हैं ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संस्कृत विरासत को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। यही तो है संविधान खतरे में। और क्या है कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी, आपको किसी मुद्दे पर अगर कुछ बोल दें तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब यही सब चीज़ें तो चल रही हैं, इसी को तो बोलते हैं संविधान खतरे में। जनता को मैं यही चीज़ तो बता रहा हूँ, या अगर कोई स्वतंत्र रूप से अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, मताधिकार का सही उपयोग ना कर पाए, उसको मतदेय स्थल तक पहुंचने ना दिया जाए, उसके लिए पुलिसिया व्यवस्था लागू कर दें कि किसी को आने ना दिया जाए जो हमारे एंटी हैं। अगर आप वोट के अधिकार को ही छीन कर रहे हैं तो संविधान तो खतरे में है ही। इसके लिए तो SIR लेकर आ गए हैं। देखिए, SIR का जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा इनके लिए हो सकता है यूपी में बहुत घातक हो, क्योंकि हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम खुद स्वयं 368 मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी रहा SIR। रात दिन मिल करके हम लोग, जो हमारे बूथ लेवल एजेंट थे, वो एजेंट जो हैं बूथ वाइज जा करके BLO से मिल करके घर घर एक एक वोट जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है।
तो हम लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्म 7 ला करके लोग जबरी वोट कटवा रहे हैं, यही सब कारण है कि हम लोग जो चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, धरना भी नहीं देने दिया जा रहा है। सोचिए 17 के बाद ये कहानी बनी कि लोगों को अपनी बात रखने के लिए, अगर कहते हैं नहीं, हमारे श्रद्धेय नेताजी कहते हैं कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। स्थिति नहीं बन रही है, वही स्थिति बन रही है। तो कहीं ना कहीं SIR को लेकर के, संविधान को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के जो हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, वो गलत नहीं उठा रहे हैं, और जनता इसको जान भी रही है कि ये लोग बेईमानी से 22 में आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आप खुद उठा करके देखिए डेटा अच्छा कि हम लोग सरकार बना रहे थे। अच्छा। हाँ, हम लोग सरकार बना रहे थे, लेकिन इन लोगों ने रिकाउंटिंग करके कई ऐसी सीटें हैं जहां 200-300 वोटों से हराया गया। हराया गया कहने और का क्या मतलब? हराया गया मतलब रिकाउंटिंग करा करके लठ बरसा दी गई। तो जब लठ बरसा दी गई पोलिंग स्टेशनों पे जहां काउंटिंग चल रही थी, तो बेईमानी कर ली वो लोग। अच्छा, हम लोगों ने संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से गणना करवा रहे हैं, हमें क्या पता कि इतनी बेईमान और इतनी घटिया सरकार की मानसिकता होगी। ये लोग इस मतलब इस ढंग से ऐसे बेईमानी पे उतर जाएंगे, हम लोग नहीं जानते थे। जब से ये आपकी भाजपा की सरकार आई है, भाजपा की सरकार जब से है, तो आपकी पार्टी हमेशा एक आरोप लगाती रहती है कि भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार। इसका क्या है? भ्रष्टाचार इस कदर है कि अधिकारियों की कहानी आप अगर सुनेंगे, अगर सबकी आय से अधिक संपत्ति की अगर जांच करा दी जाए तो 100 में 90 अधिकारी करप्ट हैं। जो बड़े लेवल पे शीर्ष अधिकारी हैं, वो सब जो है भ्रष्टाचार की वो पराकाष्ठा लांघ दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसी की वजह से महंगाई चरम सीमा पे है। एक बात और है, आपकी समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए 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 रटती रहती है। हम नहीं समझ पाते हैं पीडीए का मतलब क्या है। जैसे पीडीए कभी कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो वहाँ पर आपके यहाँ माता प्रसाद पांडे जी, ये क्या पीडीए के हैं? ये तो पीडीए से नहीं है। इनकी जब सरकार रहती है तो इनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है, और जब विपक्ष में जाते हैं तो इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। तो क्या पिछड़े, दलित और ये आपके अल्पसंख्यक, क्या इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जिनको बैठाया जा सके? देखिए, ऐसा है पत्रकार बंधु, जैसा कि आप हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते भी हैं कि पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा ही नहीं आता है। देखिए, नहीं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की ही बात हमने सुनी है, अभी आप इसमें अगड़ा जोड़ रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा के साथ साथ हमारे पास पी से पीड़ित भी है, और डी से दुखी भी है, और ए से अछूत भी है। अभी हाँ, क्योंकि देखिए जो पीडीए का फार्मूला है हम लोगों का, वो इस दमनकारी जो नीति के द्वारा ये सरकार चल रही है, इस सरकार को हम लोग जो है 27 में पीड़ित, दुखित और अछूत के माध्यम से। अछूत से बार बार हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप तो हमेशा, आपकी पार्टी कहती है कि अछूत, बीजेपी वाले जातिवाद में बांटते रहते हैं, तो ये अछूत शब्द आप क्यों लेकर आ रहे हैं? आप भी बांट रहे हैं। अछूत शब्द का मतलब हम आपको ये बताना चाहूँगा पत्रकार बंधु, कि जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जिस वर्ग से आते हैं वो कोई अछूत नहीं है, लेकिन इन लोगों की मनवादी सोच ने देखिए, जहाँ गए बेचारे वो मंदिर धुलवा दिया गया। अभी आप इलाहाबाद में क्या देख रहे हैं? शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य जो को अपमानित करना, उनके बटुकों को इस तरह से उनके साथ व्यवहार करना, ये व्यवहार क्या दिखलाता है, क्या दर्शाता है? छूत ही तो दर्शाता है। जिस तरह से इनकी दमनकारी नीति के माध्यम से इन्होंने बटुकों की चोटी पकड़ कर जो है उनको मारने का काम किया, उनको परेशान किया, उनको बेइज्जत किया, ये सब क्या है? ये सब पीड़ित नहीं करने दिए। ये सब पीड़ित हैं, पीड़ित हैं, ये लोग दुखी भी हैं, और ये लोग अछूत भी हैं। क्यों पंडितों को, ब्राह्मणों को आप अछूत कह रहे हैं? अछूत मैं नहीं कह रहा हूँ, अछूत हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वो तो शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मानने से तो अब सोच लीजिए, अब ये इसी पर आप जान जाइए कि पीडीए क्यों परेशान है। पीडीए इसीलिए परेशान है
कि 27 में इनको उखाड़ फेंकना है और उसके लिए हमारे समाज को जागृत होना होगा, क्योंकि ये मनवादी जो लोग हैं इनकी संख्या बहुत सीमित मात्र है और ये पूरे भारत पर जो राज कर रहे हैं ये असंवैधानिक तौर से कर रहे हैं। संविधान को ये मानते ही नहीं, ना मानने वाले हैं। कई मौक़ों पर आपने देखा भी है, लोग संविधान को नहीं मानते हैं। कहे भी इनके कई नेता जो खुलकर बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं मानता। तो जो भारत का संविधान बना है, जो B.R. अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, उसमें यही तो दर्शाया कि अछूतों को भी न्याय मिले, पीड़ित को भी न्याय मिले, दुखी को भी न्याय मिले। तो हम लोग का जो PDA कॉन्सेप्ट है वो एक नेताजी के द्वारा ऐसा मतलब मुद्दा है जिस मुद्दे को बीजेपी की गले की फांस बन चुका है और यह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो 24 में भी और 27 में भी इन लोगों की खटिया खड़ी कर देगा। 24 में भी? 24 में किया, 27 में भी। अच्छा जी। 27 में यानी कि आपको ये लग रहा है कि आपकी सरकार बन जाएगी? उसका एक कारण है ना कि जब इनकी जो सोच है, जो अहंकारी वाली जो सोच है, उस सोच का सीधा असर दिख रहा है कि जो हमारा पीड़ित है, दुखी है, जो अछूत है, यानी जो हमारा सर्व समाज है वो इनसे त्रस्त है। इनकी नीतियों से, इनके सरकार की कार्य कुशलता से, कार्य व्यवहार से वो चीज़ें जो हैं काफ़ी दुखी है जनता। इनकी महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, इतना चरम सीमा पे है जिसकी वजह से पूरी जनता नाराज है और 27 में इनको माकूल जवाब देगी। नौजवानों को लेकर के आपकी क्या विचार है? नौजवान तो हम ये कहूँगा नौजवानों को कि अब कुछ समय के लिए पढ़ाई और लिखाई छोड़ करके अब इस दमनकारी सरकार को भगाने का काम करना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी शिक्षा से वंचित करती है, आप खुद कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, क्योंकि युवा को पता है पढ़ लिख कर करेगा क्या, 12,000 की नौकरी करेगा। अगर वह एक प्रतिभाशाली बालक है और उसको आप आउटसोर्सिंग संविदा की नौकरी दे रहे हैं तो क्या करेगा युवा पढ़ लिख करके उनका अगर हक मार रही है सरकार, तो ऐसी स्थिति में युवा को चाहिए कि अब वो आगे आए और जिस तरह से हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे तमाम क्रांतिकारी लोगों ने अपनी कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद कराया, तो आज फिर वही स्थिति बन रही है कि अंग्रेज़ों से भी बहुत बुरी स्थिति बन रही है इस समय कि बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, उनको जीने का अधिकार उनका छीन लिया गया। यहाँ तक कि SIR ला करके ये कहा गया कि ये सब रोहिंगा हैं, ये सब विदेशी हैं, बाहरी हैं। अब जो यहाँ का जिसके दादा परदादा ने कुर्बानियाँ दी, जो इस देश के लिए मर मिटे, वो आज SIR के माध्यम से प्रमाणित करने के लिए परेशान है कि मैं यहीं का निवासी हूँ। आपके समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे में पैसा काम करता है, प्रभाव काम करता है, या फिर आपकी विचारधारा काम करती है? देखिए, हमारी जो पार्टी की मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो कोर कमेटी में लोग हैं, वो युवाओं और ख़ास करके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो ऐसे मतलब नेता को इस बार मतलब टिकट देने जा रहे हैं जिनके अंदर वो प्रतिभा हो, वो क्षमता हो लड़ने कैसा? पैसा का, प्रभाव का, या फिर विचारधारा का? नहीं, देखिए, पैसा का तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी में इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन प्रभाव और विचारधारा हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रभाव में क्या कहा जाए, गुंडा राज वाला या फिर जनता के बीच वाला एक दूसरे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा है कि गुंडा सबसे ज़्यादा इनके में है, सारे गुंडे तो माफिया इन्हीं के पास हैं। अब गुंडों की अगर लिस्ट अगर निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा गुंडे इनके में हैं। फिलहाल अभी तो बजट सत्र चल रहा था, तो इसमें बजट सत्र को लेकर के आपको क्या लगता है, कैसा? देखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से PG हूँ अर्थशास्त्र से, क्या और बजट का जो ये सिगुफा ये लोग लेकर आते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बजट, मतलब पढ़े लिखे नेता है? अरे अब आपको क्या बताऊं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पढ़े लिखे जैसे अगर 10 नेता मिल जाए ना, तो बाबा के जो झूठ है ना,
ये वहीं गोरखपुर में ही जा कर के बजेगा। यहाँ लखनऊ प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक अकेले ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से बात करते हैं। ये बजट बजट जो चिल्लाते हैं, आप इनका बजट आप पहले देख लीजिए। जो पिछला बजट इन्होंने जारी किया था उसमें क्या किया। ये गड्ढे भाटने काम करते वो भी नहीं कर पाए, सड़क धंस जा रही है। बजट की बात कर रहे हैं। ये बिजली की क्या व्यवस्था, ट्रांसफर फूक जा रहा। एक भी पावर हाउस केंद्र इनकी सरकार में नहीं लगे, और लगे हैं तो गिनाए ना। ये बजट अगर पेश कर रहे हैं, हर साल ये बजट पेश करते हैं ना, तो हर साल विकास योजनाओं के लिए बजट इनको पेश करना होता है। तो इन कौन कौन से इन्होंने विकास किया, इसकी लिस्ट एक देना ना, कि इतने हमने एक्सप्रेसवे बना दिए, इतने हमने हाईवे बना दिए, इतने हमने स्कूल खोल दिए, इतने हमने डिग्री कॉलेज खोल दिया, इतने लोगों को हमने सरकारी पक्की नौकरी दे दी। बजट का तो मतलब यही होता है ना कि वो जनता का बजट होता है। दवाइयों की दुर्दशा देख ही रहे हैं। नकली दवाइयाँ जो है मेडिकल स्टोरों में मिल रही है। सरकारी हॉस्पिटल में दवाएं ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में दवा है ही नहीं। इलाज के नाम पे कहानी ये है ना कि सरकारी हॉस्पिटल में कुत्ता और चूहा दिखाई दे रहा है। क्या बात कर अरे आप, यही तो बजट है। और बजट का क्या मतलब है? बजट की कहानी तो यही चल रही है कि जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह कुत्ता टहल रहा हो, उस प्रदेश का बजट इतना लाख हजार करोड़, साला दिमाग खराब हो जाता है सुन करके कि इतना लाख करोड़ का बजट है और आम पब्लिक समझ नहीं पाती एबीसीडी। अच्छा, एक चीज और, अभी सत्र में हाँ। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि समाजवादी लोग कट्टा लेकर चलते हैं। ये तो देखिए, अगर झूठ बोलने की बात है, लोग झूठ बोलने की मशीन है। अच्छा बताइए, समाजवादी लोग कट्टा लेकर चल रहे हैं। 2017 से लेकर के 2026 चल रहा है। आपकी सरकार है, सारे कट्टा आप जमा करवा दीजिए। कितने कट्टा हैं प्रदेश में, देश में जितने का सरकार तो आपकी है। ये सिर्फ देखिए, ये जो 85% जो पॉपुलेशन है हम लोग की, जो उनका इशारा कहीं गुंडों के गुंड, तो देखिए इनसे बड़ा गुंडा कौन है? क्या बात। अरे भाई, इनसे बड़ा गुंडा कौन है? इन्होंने अपने ऊपर लगे मुकदमे को वापस करा लेना, ये संविधान न्यायोचित बात है। और इनसे बड़ा गुंडा कौन है? जो कह रहे हैं सपाइयों के गुंडे। इनके पास गुंडे ने, इनके गुंडे वर्दीधारी हैं। ये क्या है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीछे करके काम करते हैं। ये अभी आपने एक जो मिल्कीपुर विधानसभा का मामला था, देखिए सुप्रीम कोर्ट का न्याय हुआ, उसको जो है जमानत मिली, उसको बरी किया गया। वो बेचारा 19 महीना जेल में रहा, उसके ऊपर फर्जी इल्ज़ाम लगा दिया। सोचिए, उसकी ज़िंदगी तो उन्होंने बर्बाद की, उसका घर द्वार सब एकदम तहस नहस कर दिया। हाँ, इससे इनसे बड़ा गुंडा कौन है? यूजीसी को लेकर आपका क्या बयान, क्या है? देखिए, यूजीसी का जो मामला है वो प्रधानमंत्री को ओबीसी के नाम से प्रोजेक्ट करने के लिए लाया गया। यूजीसी का जो कानून लाया गया, वो कानून सिर्फ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी को एक वो देने के लिए कि हम आपके साथ हैं। ओबीसी एससी एसटी के साथ ये नहीं है। 2014 से सरकार में है, तब से आज तक इनको यूजीसी का ख्याल नहीं। अब यूजीसी ख्याल आ रहा है। वो भी ख्याल क्या आया, सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग, और पेंडिंग ही रहेगा। और सिर्फ चुनावी जुमले थे। ये सोच रहे थे कि ओबीसी और एससी एसटी को अपने पाले में करने के लिए, यानी बनाते समय इसका ख्याल रखा गया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हाँ, और वहाँ पे रोक दिया जाएगा। जी जी, वो और सब जातियों को जातियों से लड़ाया जाएगा। जातियों को जातियों से लड़ाया जाएगा। और जितनी भर्तियां सरकार की निकलती हैं, भर्तियों का विज्ञापन विवादास्पद रहता है कि जिससे भर्ती फाइनल ही ना हो। भर्ती निकाली जाए, जनता को पता चले कि सरकार देखिए कितना युवाओं के लिए काम कर रही है, और इसके बाद वो भर्ती धीरे से कोर्ट में चली जाती है। आपको क्या लगता है, यूजीसी लागू होना चाहिए था? यूजीसी बिल्कुल लागू होना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि देखिए, समाज में सभी प्रकार की जातियों के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार आपकी पीडीए की बात करती है, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आया। कहाँ तक देखिए, सच्चाई है? हमारी जो पार्टी हो जानती है कि ये है भारतीय जनता पार्टी, ये जुमलों की पार्टी है। और ये मेन जो मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए, युवाओं को बरगलाने के लिए ये सब कार्य करती है। चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे
वोटर्स के SIR को लेकर के हो, ये सब जितने भी मुद्दे हैं ये सिर्फ हमारे समाज को तोड़ने का कार्य करती। वाकई में हम लोग बहुत पहले से कहते चले आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है तोड़ने वाली राजनीति करती है, जोड़ने का काम नहीं करती है, और समाज में विघ्न कैसे पैदा हो उस तरह के इवेंट मैनेजमेंट के साथ कार्य करती है। यह पार्टी अगर ये सोच रखे कि हमारा, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब इस तरह के जुमले लाएंगे, आप जुमले ला करके चीज़ों को आगे प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाएंगे तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा। हमारा देश, हमारा प्रदेश विश्व गुरु बनने के लिए सामाजिक समरसता का माहौल उत्पन्न करना पड़ेगा, और उसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जैसे कहते हैं कि हम 2047 तक हम ही रहेंगे। अब इनको कौन बताए कि कल का तो पता ही नहीं है, और 2047 की बात करते हैं लोग, पता नहीं जो 2047 बोल रहे हैं वो रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो यहाँ समस्या ऐसी है ना कि लोग इतना मतलब सफ़ेद झूठ बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह कल व्यक्ति हमारे साथ होगा या नहीं होगा, और 2047 की बात करते हैं कि 2047 तक आप नहीं आएंगे, विपक्ष में रहेंगे। इसका मतलब यही होता है ना कि आपने चुनाव आयोग को खरीद रखा है, आपने मशीन सेट कर रखी है, आपकी प्रोग्रामिंग सब फिट है। जैसे प्रोग्रामिंग में होता नहीं है कि भाई अब सारा चीज़ फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है और हम इतने साल तक राज करेंगे। तो ये सब कुछ जितनी चीज़ें आपने प्रोपेगेंडा के तौर पे फैलाया है ना, ये 2027 में नहीं चलेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कमर कस लिए हैं। अब आप लोग की झूठी और मक्कारी और बेईमानी पूरी जनता जान चुकी है। अब आप लोगों का जितना जुमला है वो सब फेल होगा। हमारा 100%, हमें कहते हैं PDA 85 ने, हमारा 100% समाज जाग चुका है, और युवा जाग चुका है कि ये सरकार मक्कारी सरकार है। ये सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, सरकार इलाज नहीं करा सकती, ये सरकार विकास नहीं कर सकती है। ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पे 10 साल से लड़ाती आई है, आगे लड़ाती जाएगी। जब तक कटोरा नहीं युवाओं के हाथ में थमा देगी तब तक ये सरकार मानने वाली नहीं है। आज की स्थिति ये है युवाओं की, माता पिता, आप ये मान के चलिए 100 में 70 लोग इससे ग्रस्त हैं। 100 में 70 लोग इससे ग्रस्त हैं। कोई शेयर मार्केट से ग्रस्त है, तो कोई जुआ से ग्रस्त है, और बहुत सारे युवा एकदम अवसादग्रस्त की स्थिति में है। इस महंगाई के दौर में उनका जीना हराम है, नौकरी रोजगार तो खत्म है। चाहिए आपको क्या लग रहा है कि आरक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पा रहा है? देखिए, आरक्षण तो इस सरकार में बोलना तो बेईमानी की है। संविधान हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं खतरे में है, क्योंकि जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं उन नौकरियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। अगर आपको इस हमारी बात पर भरोसा, आप जांच करवा लीजिए। कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग में आरक्षण का, अभी आप देखिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 छात्र आज भी रोड पे बेचारे धरना दे रहे हैं। आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो छोटी छोटी पार्टियां उनसे जुड़ी हैं, जो SC ST और OBC का वोट ले करके मलाई खा रही हैं, वो 27 में आए मैदान में तो उनको युवा जवाब देगा कि एक एक दरवाजे युवा गया है। आप युवाओं की बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए राजनीति में? देखिए, हम एक खुद PG इकोनॉमिक्स से हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में राजनीति, जो एक लोग कहते थे कि राजनीति सबसे गलत रास्ता है, कहते हैं राजनीति एक घटिया क्षेत्र है, एक बहुत बेकार और बेहद। हम ये जानता हूँ कि राजनीति से बेहतर और कोई क्षेत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीति से ही किसी देश का भविष्य बनाया जा सकता है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण किया, उसमें कहीं ना कहीं BR अम्बेडकर जी अगर राजनीति के क्षेत्र में नहीं आए होते तो शायद इस संविधान का निर्माण नहीं कर सकता। कोई एक बालक पढ़ लिख करके क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हमको शिक्षा के साथ साथ रोजगार मिल जाए। अरे भाई, रोजगार तो तब मिलेगा जब रोजगार बचेगा। और ये लोग जो अशिक्षित लोग वहां जाकर के बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि रोजगार देंगे? आप किस भरोसे में जी रहे हैं, किस सपने में जी रहे हैं कि आपको लगता है कि ईमानदारी से परीक्षाएं हो जा रही हैं, हमको नौकरी मिल जाएगी, और फिर ये भी आपको लगता होगा कि हमारा क्या जाता है यार, हमको तो नौकरी मिल ही गई है।
अब आपको ये नहीं मालूम है कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। या कोई बिजनेस अगर करना चाहे युवा, तो क्या कर रही है सरकार, बिजनेस के नाम पे लोन दे रही है। मतलब ये मान के चलिए कि लोन में भी कमीशन, और कमीशन का पैसा ब्याज के रूप में युवा भरे। मतलब युवा को यह सरकार अवसादग्रस्त की स्थिति में ले आ दी। अब 4-5 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत लोन दिया जा रहा है, कौन सा रोजगार करेगा? छोटा मोटा रोजगार करेगा, नहीं चलेगा तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो फिर युवा रोड पे। और अभी एआई समिट हुआ है, एआई समिट में इन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा जो युवा है उसको तकनीकी रूप से जोड़ने का काम करना चाहिए। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देखिए दूरदर्शी सोच थी 2012 में कि लैपटॉप जो है 22-23 लाख लैपटॉप, दुनिया का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो इतनी बड़ी मात्रा में लैपटॉप वितरण किया, वो भी एक एक लोगों के घर। अच्छा, कट्टा की बात करते हैं बाबा जी, और लैपटॉप की बात नहीं करेंगे कि मैंने घर घर एक एक लैपटॉप दे दिया, घर घर कन्या विद्याधन दिया, घर घर हमने। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप की बात हम करते हैं, जो समाज कल्याण के द्वारा स्कॉलरशिप मिले, इसमें भी कितना भेदभाव है। पहले हमारी सरकार में उन गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन इस सरकार में क्या है, इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि कौन सी जाति का लड़का है, अगर वो लड़का उस जाति का है जिस जाति से उसको वोट नहीं मिलता है, तो उसका जो है स्कॉलरशिप से नाम काट दिया जा रहा है। तो ये इनकी राजनीति, ये गुंडई है इनकी। हाँ, इनकी जो गुंडई है वो रोड पर नहीं दिखाई देती है, इनकी जो गुंडई है इंटरनल है। ये आम आदमी को जड़ से काटने का काम कर रहे हैं। तो अगला 2027 में ही चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे जिससे आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? देखिए, हमारे पास मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे सारे इसमें जनता के पास हैं। जब जनता के पास ये जाएंगे तो इनसे जनता पूछेगी कि आपने 10 साल में किया क्या। ना आपने रोड बनाई, ना आपने नाली बनाया, ना आपने सीवर का निर्माण किया, जो रोड थी भी उसको आपने जल शक्ति योजना के तहत आपने खुदवा दिया उसको। वो रोड आज की आज वैसे खुदी। किसी भी गांव में पानी, हर घर नल हर घर जल की योजना के तहत किसी भी गांव में आप जाइए, देखिए तो आए दिन आप न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते रहे, टंकी बह रही है, ढढ़ा के गिर गई है, कुछ नहीं है। जब ये जाएंगे वोट मांगने तो वोटर सबसे पहले यही आपसे पूछेगा कि आपने 10 साल में किया क्या हमारे लिए, या हमारे बच्चों के लिए क्या किया। कुछ नहीं किया, इससे बढ़िया तो अखिलेश सरकार थी। ये बात जन जन को कि कम से कम जहाँ पर हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बताइए एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, किसने दिया? उन्हीं की देन। आप बताइए, इन्होंने प्रेरणा स्थल बनाया, प्रेरणा स्थल बनाया, बहुत अच्छी बात है प्रेरणा स्थल बनाया, लेकिन इको सिस्टम के तहत बनाते हैं। तो जैसा इन्होंने पार्क दिया, जैसा एक्सप्रेसवे दिया, मेट्रो दिया, और महिलाओं के लिए 1090 दिया, पुलिस के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, पुलिसिंग व्यवस्था, डॉक्टरों के लिए 108 और क्या कहते हैं 102 डॉक्टर के साथ दिया कि हर मरीज तक पहुँचे, और घर घर जो है स्वास्थ्य की चीज़ें जो हैं घर घर पहुँच रही थी, लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ा कि किसी कोई दिक्कत हो तो तुरंत 108 एम्बुलेंस आए और ले जाए, बढ़िया से इलाज करे। यहाँ तक कि कृषकों के लिए, पशुपालन व्यवस्था के लिए भी उन्होंने एम्बुलेंस जारी किया था। किसानों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि आज किसान खेती करने से डर रहा है कि खेती हम करते हैं तो खेती में हमको हमारी लागत का भी नहीं जब निकल पाएगा तो खेती करके हम करेंगे क्या। तो ये लोग तो खासकर उद्योगपतियों की तरफ ले जा रहे हैं ना, खेती किसानी का काम एकदम नष्ट होता जा रहा है। जिस तरह से ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, इससे हमारे किसान एकदम बर्बाद हो जाएंगे। अब जैसे अब टमाटर है, आप टमाटर का एग्जांपल लीजिए, किसानों के यहाँ टमाटर 2 रुपया किलो है, और सॉस केचप आप देखिए उसी की बनती है, कितने रुपए में बिक रही है। तो कुल मिलाकर किसानों के जो प्रोडक्ट हैं वो आज भी उसको लागत ही निकल गया है, बहुत बड़ी बात है। एक किसान वो स्थिति है, आत्महत्या तो कर ही रहा है, और आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति, बहुत भयानक स्थिति होने जा रही है। सही है। 368 विधानसभा से आप भी सुना है तैयारी कर रहे हैं जी, तो क्या विचार रहेंगे, क्या आप हमारी जनता से, क्या अपनी जनता से क्या कहना देखिए, चाहेंगे? एक मिनट काट लेना।
यहाँ पे चलते हैं। 368 विधानसभा से आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो जनता के बीच में जाएंगे तो किस प्रकार से क्या मुद्दे लेकर आप वोट मांगेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा जो है यही है कि युवाओं को जो है, हम सबसे पहले हमारा जो जनपद गृह जनपद जौनपुर है, यह सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, शिक्षा की नगरी। और हमारे ज़िले से बहुत सारे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति ऑलरेडी हैं। हमारा ज़िला काफ़ी विकसित और काफ़ी धनाढ्य ज़िलों में आता है। और हमारे ज़िला के जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को एक पक्की नौकरी चाहिए, और उसके लिए हमें अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करना, अच्छे शिक्षा के साथ साथ उनको लाइब्रेरी हो गया, उनको जो है अच्छी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सारी चीज़ें देखिए ये बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको हर प्रतिनिधि को करना चाहिए और करता भी है। लेकिन कुछ हमारी स्पेशल चीज़ें ये हैं कि मैं अपने विधानसभा के होनहार युवाओं को नामचीन यूनिवर्सिटियों में दाखिला दिलाकर उनको उनकी प्रतिभाओं के अनुसार सम्मान देना, उनको रोजगार देना, उनको गाइडेंस करना। और जिससे, क्योंकि हमने देखा है कि एक अगर घर का युवा या युवती पढ़ लिख लेती तो उसके घर का पूरा विकास हो सकता है। तो मुझे किसी व्यक्ति को अगर हम इस तरह की चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं, उनको ऐसी सुविधाएं देते हैं, तो उस कहीं न कहीं इसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा। चाहे वह न्याय की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। अगर हमारी सरकार आती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको आशीर्वाद देते हैं, तो देवतुल्य जनता पर हम खरे उतरेंगे। और हम उन चीज़ों में नहीं, क्योंकि हम एक शिक्षित और पढ़े लिखे समाज से आते हैं, तो मैं उन जुमलों वाली चीज़ों से हट करके कार्य करूंगा, और ख़ास करके अपनी विधानसभा 368 मुगराबाद साहब को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहाँ खबर होती है सच की, जहाँ सवाल होते हैं सत्ता से, जहाँ आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहाँ सवाल दबाए जाते हैं, वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।